नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जो स्टडी में। आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल के बारे में, जो 68 प्री के लिए खास कर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो आगामी जो बिहार के एग्ज़ाम है बिहार स्पेशल में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो लाइनर है और ख़ासकर ये फिनिक्स पब्लिकेशन का बुक है, तो इसमें इसको हमने बहुत बार रिपीटली पढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके यहाँ हम डिस्कशन करेंगे और देख लेंगे। आप इस वीडियो को ऐसा देखिएगा कि जैसे आप खास करके मेरी वॉइस जो हमारी आवाज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, तो खास करके बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आइए हम देख लेते हैं जो सामान्य जानकारी है, पहले उसको हम देख लेते हैं। जो जानने वाली बातें हैं, तो राज्य जानते हैं, राजधानी पता है आपको, पटना है। अच्छा, अवस्थिति याद रखना। अवस्थिति जो है इसका भारत के जो है उत्तर पूर्वी भाग में पड़ जाता है। जैसे अगर हम ये मैप ड्रा करते हैं थोड़ा, तो ये नॉर्थ हो जाता है, सॉरी ये अगर यहाँ ड्रा करें तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस साइड में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इसकी अवस्थिति है। और जानने वाली बात इसमें एक और है कि ये अगर इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई, तो ये जो ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जो लंबाई है ये है 483 किलोमीटर, और जो नॉर्थ से साउथ है लंबाई इसकी वो है 345 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की मतलब नॉर्थ साउथ की लंबाई ज़्यादा है या ईस्ट वेस्ट की लंबाई ज़्यादा है। तो अगर आप मैप देखेंगे बिहार का तो वहाँ से आसानी से आप समझ पाएंगे। तो याद रखना कि इसकी जो लंबाई है वो ईस्ट वेस्ट की ज़्यादा है, 483 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो आकार है वो लगभग आयताकार है, याद रख सकते हैं। राज्य के पशु है बैल है, कहीं कहीं गौर भी, इसमें गौर मेंशन किया गया है लेकिन है बैल, याद रखना। ठीक है, राज्य के जो पक्षी है वो गौरैया है, स्पैरो इंग्लिश में बोलते हैं। राज्य के वृक्ष पीपल है यहाँ का। राज्य के पुष्प गेंदा है। राजभाषा यहाँ की प्रथम राजभाषा जो हिंदी ही है, सेकंड उर्दू है। सेम इसी प्रकार यूपी में भी है। ठीक है, तो सीमावर्ती इसके देश की बात करें तो नेपाल नॉर्थ में पड़ जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, और बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो राज्यों की संख्या 3 ही लगते हैं, क्योंकि एक झारखंड जो है वो लग जाता है इससे। जैसे अगर हम मैप ड्रा करें, समझ लेते हैं एक ऐसे, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्थ में जो पड़ जाता है वो नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा टच ये पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, और इधर जो साउथ ईस्ट है इधर पड़ जाता है, साउथ ईस्ट का क्षेत्र ये पड़ जाता है झारखंड आपका। और ये वेस्ट जो ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये आपका यूपी पड़ जाता है। इसको एक बार हम मैप अच्छे से देख लेंगे, एक बुक है उसमें अच्छे से दिया हुआ है, हम वहाँ से मैप के माध्यम से उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार की स्थापना दिवस। बिहार में प्रथम की बात कर लेते हैं, तो प्रथम जो राज्यपाल हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है, तो जयराम दौलत राम हुए। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन हुए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह हुए। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए ये अब्दुल गफूर। और जो प्रथम अगर बात करें जो उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए पटना उच्च न्यायालय के, वो सर एडवर्ड चमियार थे। इनको एडवर्ड, देखो याद करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे कोई चीज़ आसानी से याद नहीं होता, रिपीटली हम उसको बहुत बार अगर अभ्यास करते हैं तभी याद होता है। तो खास करके हम उसको एक कोई छोटा नाम उठा लेते हैं, कहीं से लिंक कर देते हैं, उसको याद करने का ये तरीका अच्छा रहता है ना, कि क्योंकि हमको ऑप्शन को ही वहाँ ऑप्शन देखना है, उसी में से एक चूज करना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश हुए, इनका नाम है न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। तो रेखा नाम से याद रखना कि पटना जो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं वो रेखा है। दिल्ली की गद्दी पर आसीन प्रथम बिहारी आपको पता होगा शेरशाह सूरी हैं। ठीक है, बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाले मुस्लिम आक्रांता जो है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हुए।
प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त फर्स्ट ने जो है गुप्त वंश के थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय है पटना विश्वविद्यालय। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था राल्फिच, 1875 में जो है यात्रा बिहार का किया। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु है गुरु नानक देव। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बहुत बार रिपीटली क्वेश्चन पूछा गया था। 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले जो मतलब री एग्ज़ाम से पहले जो वाला जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर राष्ट्रपति बनने वाले जो प्रथम बिहारी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम बिहारी बाबू जगजीवन राम ये थे। ठीक है, बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष हुए ये बलिराम भगत हैं, 5वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा नगर पालिका की स्थापना होती है, वो 1865 में होती है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी है, ठीक है, बरौनी रिफाइनरी है। बिहार की प्रथम चीनी मिल है मड़ौरा, 1904 में इसका जो है स्थापना होता है। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाणकालीन अवशेष जो हैं वो चिरांद हैं, छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। ठीक है, छपरा को ही सारण के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जैसे इस बार 67 में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा का सभापति कब चुना गया, तो याद रखना वो दिसंबर 1946 में चुना गया था, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और सेकंड सेटिंग जो होती है वो 11 को होती है, और वहाँ पे जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी है, इसमें बताया भी है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन हुए, तो श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। भारत का पहला महान सम्राट कौन हुआ, तो अशोक हुए। विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन हुआ, ठीक है, तो ये अशोक हुए। ठीक है, राष्ट्रीय संग्राम का पहला योद्धा ये वीर कुंवर सिंह वही है जो 1857 के क्रांति में नेतृत्व किया। जगदीशपुर से इन्होंने इनका नेतृत्व संभाला था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ चंपारण से होता है, 1917 में ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो पटना में होता है ये 1934 में। याद रखना CSP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसको फाउंड जो किया था यानी कि जयप्रकाश नारायण थे और लोहिया थे और नरेंद्र देव थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने जो इसको फाउंड किया था। ठीक है, फिर अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर मेला लगता है, पता होगा आपको। भारत में रुपए का प्रथम सिक्का जारी करने वाला शासक शेरशाह सूरी था, 1542 में इसने जारी किया था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमारी हैं जो 2009 में लोकसभा अध्यक्ष चुनी जाती हैं। अल्पसंख्यक आयोग को जो है कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है तो बिहार है। देश का सर्वाधिक पाइराइट उत्पादन राज्य बिहार ही है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बिहार ही है। ठीक है, फिर सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य भी बिहार ही है। तो याद रखना कि ये 50% आरक्षण वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता था। BSNL वाला कोई खास नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। और फिर इसके बात करें तो बिहार का पहला गणतंत्र जहाँ सर्वप्रथम प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विकसित हुई, यानी कि लोकतंत्र प्रणाली कह सकते हो, तो ये वज्र था, लिच्छव था, वैशाली। ये इन जो है यहाँ पर जो है ये प्रणाली विकसित हुई
600 से और 500 ईसा पूर्व के आसपास। वैसे क्वेश्चन पूछता है तो वैशाली के खासकर बारे में पूछता है। ये तीनों ही जगहों पर जो है ये प्रणाली थी। ठीक है, एक संघ था ना, एक संघ था। ठीक है, विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया एवं विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, अशोक सम्राट, पता ही होगा। राजनीतिक विषय पर प्रथम पुस्तक अर्थशास्त्र है, लेखक कौटिल्य हैं इनके, वही चाणक्य। विश्व का जो है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर योग विश्वविद्यालय, मुंगेर में पड़ जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप है केसरिया स्तूप, पूर्वी चंपारण बिहार में पड़ जाता है। प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना, प्रथम होता है बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में, सेकंड होता है वैशाली में, और थर्ड होता है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में होता, 320 के आसपास हुआ था। बिहार में सर्वाधिक बड़ा और छोटा एवं ऊंचा के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो गंडक परियोजना है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया। जो सबसे गर्म है वही सबसे ठंडा है, याद रखना गया ही है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में होता है। सबसे लंबी नदी बिहार की कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। ठीक है, और अगर बात करेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में कौन सी है? तो कोसी है। ये याद रखना, बिहार की बात हो रही है, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना हो जाती है, लेकिन यहाँ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है तो कोसी हो जाएगी। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है मैथिली। बिहार का सर्वाधिक जो गंधक उत्पादक जिला है वो रोहतास हो जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला हम बात कर चुके हैं, सोनपुर में लगता है। सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। अब जनसंख्या इसको देख लेते हैं, भारत में स्थान क्या रखता है? तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा, अगर स्टेट की बात करोगे तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है, 1106 इसकी जो डेंसिटी है वो है। वैसे तो अगर हम बात करेंगे यूटी को में ले तो यूटी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी, यानी अगर ओवरऑल हम देखें यूटी और स्टेट को इंक्लूड करें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को इंक्लूड करें, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व है। अगर उसी क्रम में हम यूटी और स्टेट को ओवरऑल देखते हैं तो बिहार का नंबर 6वां आता है, लेकिन राज्यों में इसका नंबर जो है पहला आता है। जनसंख्या में इसका स्थान 3रा है। सबसे ज़्यादा पहले जनसंख्या राज्यों में उत्तर प्रदेश में है, सेकंड में महाराष्ट्र में है, और थर्ड में हो जाता है बिहार की जनसंख्या। लगभग 10.5 करोड़ जनसंख्या जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है यहाँ का। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश एवं द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का हम बात कर चुके हैं पहले भी। 10 के जनसंख्या वृद्धि दर में इसका 6वां स्थान है, जो अगर 2001 से 11 तक का देखेंगे तो 25% ग्रोथ इसका रहा है जनसंख्या के मामले में। क्षेत्रफल में बात करेंगे तो स्थान इनका ओवरऑल बात करेंगे तो 12वां स्थान है, और वैसे अगर हम बात करेंगे तो जो है 4था स्थान है। इसका क्षेत्रफल इस बार क्वेश्चन पर पूछा गया था 67 में, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साक्षरता के मामले में लास्ट में ही आता है। टोटल अगर देखेंगे साक्षरता तो 61.8% है। अगर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 71.2% है। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 51.5% है। याद कैसे रख सकते हैं आप? 51 प्लस 61 और प्लस 10 71, तो विमेन से आप याद करना स्टार्ट करें, यानी महिला, तो महिला से 51%, और फिर इसके बाद टोटल देखेंगे तो 61%, उसी में 10 इंक्लूड करेंगे तो मेन का आ जाएगा, और ये 71%। राज्यों के साथ प्रदेशों में संयुक्त रूप से स्थान इसका है 36वां। देश के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 2.86% ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि बिहार का भारत में स्थान कितना है? 12वां स्थान। आबादी बिहार का जो क्षेत्रफल था, यानी कि जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड जब इंक्लूड था, उस समय होता था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर, जो उस समय 6% था। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? 2.86%। ठीक है,
और उस समय स्थान 9वां होता था, अभी स्थान 12वां है। क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। इस पर हम मैप के माध्यम से बात करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। ठीक है, बिहार में स्थिति, तो यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक बार देख लेना अगर आप वैसे ही। सूफी संत पीर हज़रत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा मनेर में है। नाम ही याहिया मनेरी, तो मनेरी मनेर यहाँ से आप इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। मनेर पटना में पड़ जाता है। फ़कीर जो है मखदूम शाह का मज़ार जो है राजगीर में स्थित है, ये याद रखना। मुस्लिम संत जो है मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा जो है बिहार शरीफ में स्थित है, जो कि बिहार शरीफ नालंदा में पड़ जाता है। मलिक इब्राहिम बया का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है, अभी बात की है बिहार शरीफ नालंदा में पड़ जाता है। तो गुरुद्वारा हरमिंदर पटना सिटी में स्थित है। तो पटना के समीप जो है कुम्हरार एक जगह है, वहाँ से जो मौर्य वंश के अवशेष प्राप्त होते हैं, पटना में पड़ जाता है स्थान ये कुम्हरार। ठीक है, बुद्धा स्मृतिपात जो है अत्यधिक सुविधाओं से लैस पटना जंक्शन के समीप स्थित है, याद रखना। मंदार पर्वत जो भागलपुर के बांसी में स्थित है। ठीक है, भागलपुर के बांसी में स्थित है। औरंगाबाद जिला के देव नामक स्थान में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है, तो औरंगाबाद में पड़ जाता है सूर्य मंदिर है। महेश नारायण द्वारा जो है संपादित बिहार टाइम्स पत्रिका, यानी कि अगर पूछे क्वेश्चन कि बिहार टाइम्स पत्रिका का जो संपादित करने वाला कौन था, तो महेश नारायण थे। उन्होंने 1884 में जो है इसका संपादन किया था। इसके बाद बिहार में किसान सभा का गठन, तो बिहार में किसान सभा का जो गठन है वो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में 1927 में होता। एक बात और याद रखने वाली है कि 1927 में ही पटना योग संघ 1927 में ही पटना योग संघ का भी गठन हुआ था। ठीक है, और एक है बिहार प्रादेशिक किसान सभा। बिहार का जो प्रादेशिक किसान सभा है इसका गठन होता है 1929, यानी कि 2 वर्ष बाद। पहले बिहार में किसान सभा, फिर इसके बाद बिहार प्रादेशिक किसान सभा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन अभी हमने महेश नारायण वाली, जैसे बिहार टाइम्स के बारे में बात किया, बिहार में किसान सभा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। तो 36 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में की जाती है। इसके बाद रामकृष्ण सोसाइटी, इसकी स्थापना 1906 और 8 के बीच में होती है, जो कि बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना में होती है। ठीक है, फिर पटना योग संघ हम ऑलरेडी बता चुके हैं 1927 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1931 में हुआ था। ठीक है, याद रखना BCSP यानी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसका जो गठन हुआ था वो 1931 में हुआ था, जुलाई के मंथ में। तो इतना याद रखना कि जुलाई 1931 में हुआ था। ठीक है, मंथ कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद पटना में एक स्वदेश संघ की जो स्थापना हुई थी 1930 में हुई थी, सर अली इमाम की अध्यक्षता में। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ें, अगर कभी पूछ भी लेता है क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो बिहार वाला 67 का जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी पटना में एक शाखा के रूप में, वो 1931 में सचिंद्र सान्याल ने की थी, इतना याद रखना। ठीक है, फिर अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन सान्याल ने 1931 में एक शाखा के रूप में की थी, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फिर याद रखना भारत रत्न से अलंकृत बिहार के जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो कितने बिहार के लोग हैं जिनको जो है भारत रत्न से जो है विभूषित किया गया, तो इसमें 5 व्यक्ति आते हैं। कितने व्यक्ति ये भी पूछ सकता है, सबसे पहले किसको मिला ये भी पूछ सकता है, तो इनमें से किसको नहीं मिला या इनमें से किसको मिला है, ऐसे विकल्प भी बनाए जा सकते हैं। तो इस ज़रूरी है जानना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वप्रथम 1962 में मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में मिला, JRD टाटा को 1992 में मिला, और लोक नारायण जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला। यानी कि लेटेस्ट जो मिला हुआ है वो जयप्रकाश नारायण जी को मिला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, श्री कृष्ण सिंह यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से, और यही जो है बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति और बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन जो कि एक कवि हैं, इनको बाबा के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम जो हैं, इनको बाबूजी के नाम से, ये जो 1937 में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। फिर व्यक्ति हैं, उनके जन्म स्थान खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सिवान में हुआ था, और जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म छपरा में हुआ था, कृष्ण सिंह का मुंगेर में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का बेगूसराय में हुआ था, कर्पूरी ठाकुर का समस्तीपुर में हुआ था, वीर कुंवर सिंह का भोजपुर में हुआ था, ठीक है। फिर जनगणना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से रहते ही रहते हैं। तो अभी तो लेटेस्ट 21 वाला कोविड के चलते अभी जनगणना हो नहीं पाया, तो अभी हमारा जो ये 2011 का जो सेंसस ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देख लेते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे पूछ सकता है कुल जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान या कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10.5 करोड़ एवरेज आप याद रखना। अब अंक आगे का ना याद रखेंगे, ऐसा याद करेंगे याद करने में आसानी हो। तो 10.5 करोड़ है। पहले नंबर पे जो भारत में जनसंख्या है राज्यों में, वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लगभग 20 करोड़ के आसपास है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में है, और 3rd नंबर पे बिहार आ जाता है, ठीक है। फिर आबादी का कितना प्रतिशत भाग जो है बिहार में निवास करता है, ये मतलब कितने टोटल जितने भारत की आबादी है कितने परसेंट लोग बिहार में निवास करते हैं, तो 8.6% ही लोग हैं निवास करने वाले, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या 52% और महिलाओं की जनसंख्या 48% एवरेज जान लें। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यानी कि पटना जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल देखोगे तो वो पश्चिम चंपारण को स्थान प्राप्त है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या के देखोगे तो पटना सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है, ठीक है। इसके बाद ये दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि हुई इसको जानना आवश्यक है, और कितना है अंक तो पूछेगा नहीं, तो इतना याद रखना कि 2001 से 11 के बीच में 25% की जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी 25.4%। हो सकता है पॉइंट में भी दे दे, तो इतना याद आप रखना, ठीक है, 25%। सबसे ज़्यादा जो 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई वो मधेपुरा में हुई थी 31%, और सबसे कम जो वृद्धि हुई, ठीक है, वो गोपालगंज में हुई 19.02%। साक्षरता के मामले में पूछा जाता है तो साक्षरता 61.8% टोटल है, क्योंकि पूरे भारत का सबसे कम जो है यहाँ का रेट है। पुरुष साक्षरता 71% है और महिला साक्षरता 51.5%। देखो पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना। वैसे भी आप लोगों को भी पता ही होगा। जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो रोहतास है, यानी कि रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। अगर न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल की बात करेंगे तो पूर्णिया में सबसे कम हो जाता है, 51.08% ही है, ठीक है। अब इसके बाद पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो रोहतास में ही है, और महिला साक्षरता सबसे कम, जो पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो पूर्णिया में है। फिर महिला साक्षरता जो सबसे अधिक है वो कहाँ है, रोहतास में ही है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो महिलाओं के लिए है वो जिला है सहरसा। इसमें याद रखने वाली सिर्फ ये बात है कि जब न्यूनतम महिला साक्षरता कन्फ्यूज़ करता है, चूँकि सभी में न्यूनतम में पूर्णिया है, वो चाहे मेल का ले लो चाहे ओवरऑल ले लो, लेकिन जब भी महिला की न्यूनतम साक्षरता की बात आती है तो उसमें नंबर आता है सहरसा का, ठीक है, तो याद रखना ये फैक्ट। बिहार का एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है तो वो रोहतास है, 73.37% यहाँ की साक्षरता है। हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि बिहार में सबसे अधिक जो साक्षरता किस जिले की है तो रोहतास की है। जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ का 1106 है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व के मामले में तो वैसे दिल्ली में है, अगर यूटी को भी ऐड कर लेंगे, और उस क्रम में तो बिहार का स्थान 6वां आता है। लेकिन अगर राज्यों के क्रम में देखेंगे तो बिहार का स्थान नंबर 1 आता है, वो 1106 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जिला कौन सा है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का, तो ये है शिवहर, ठीक है। घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला सबसे न्यूनतम है कैमूर। कैमूर आपको पता होगा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम ही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे कम है। और शिवहर छोटा जिला है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैप के माध्यम से देख सकते हैं। फिर लिंगानुपात देखेंगे 918 है बिहार का,
बिहार हर बार हम क्या बोलें, बिहार का ही स्टडी कर रहे हैं तो ताकि हमारा समय बच सके, तो हम ऐसे ही बोलेंगे, तो आप समझने की कोशिश करना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है, 1021 यहाँ का लिंगानुपात है, ठीक है। वहीं न्यूनतम की बात करोगे तो मुंगेर की है, ठीक है। आपको पता होगा, ऑलरेडी करा चुके हैं कि ये श्री कृष्ण सिंह का जन्म मुंगेर में ही हुआ था, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय एवरेज से कितना कम है, ये बताना है कि तो लिंगानुपात जो है 25 राष्ट्रीय एवरेज से कम है यहाँ का लिंगानुपात। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7%। आप एवरेज में 89 या 88 याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार के एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद अगर हम नगरीय जनसंख्या देखेंगे तो 11 यानी 12% का जरूरत, यानी कि 88% वो हो गया, 12% इसको मान लेते हैं, तो टोटल हो गया 100%। तो सबसे ज़्यादा तो ग्रामीण जनसंख्या में ही निवास करेंगी। भारत गाँवों का देश कहा भी जाता है, ठीक है। बिहार का जो है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो नगर की जनसंख्या वो पटना में है। पटना सिटी भी है, कैपिटल भी है बिहार की। न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम शिवहर में है, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे परसेंटेज में कि सबसे जो है न्यूनतम नगरीय जिला कौन सा है, तो वो समस्तीपुर है। यानी कि जब ओवरऑल पूछा जाएगा तो शिवहर है सबसे निम्नतम, और परसेंटेज जब पूछा जाएगा तो समस्तीपुर है। एससी की जनसंख्या 15.9% बिहार में निवास करती है। वहीं अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा एससी किस ज़िले में है, तो वो गया ज़िले में है। एसटी की बात करेंगे तो जो बिहार में जनसंख्या निवास करने वाली है एसटी की, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो 1.3% है, ठीक है। जनदर यहाँ का जो है 27.7 प्रति हज़ार है। अभी एक्चुअली 2011 का जो सेंसस है उसी का ये डाटा है। अभी लेटेस्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा आया है उसमें परिवर्तन देखा गया है। उसको हम एक बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को 5 आ चुकी है, उसको हम देख लेंगे उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। मृत्यु दर जो है 6.7% है। हाँ थोड़ा सा अंदर आ जाए। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर अगर हम देखेंगे तो ये जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 44 प्रति हज़ार है, यानी 1000 में से 44 जो है बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है 5 साल उम्र प्राप्त करने से पहले, ठीक है। फिर इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या और 5 ज़िले हम देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या हम देख ही चुके हैं, पटना में सबसे ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड भी याद रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट तो भूलना ही नहीं चाहिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या में अगर देखेंगे तो किस ज़िले में है, पटना में है। फिर पूर्वी चंपारण में है, फिर इसके बाद मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। आगे बस ये 2-3 बहुत है, ठीक है। इसके बाद अगर न्यूनतम में देखेंगे तो शेखपुरा में न्यूनतम है, सबसे कम शेखपुरा में जो संख्या है। फिर इसके बाद शिवहर में आ जाता है, फिर अरवल में आ जाता है, ठीक है। फिर साक्षरता दर देख लेते हैं, हमने देख लिया है पीछे भी, लेकिन एक बार इसको डिटेल से थोड़ा देखते हैं साक्षरता दर के बारे में। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, हम पहले भी बता चुके हैं। साक्षरता 61.8% है टोटल, जो कि संपूर्ण साक्षरता 73% से 11.2% कम है। यानी कि जो भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है, और लेकिन बिहार की एक 61.8% है, जो कि कितना कम है, तो 11.2% कम है अगर हम भारत के साक्षरता दर से तुलना करेंगे तो, ठीक है। पुरुष और महिला में साक्षरता में बिहार में सबसे पीछे है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बिहार का एकमात्र जिला है रोहतास, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर है, चूँकि यहाँ का 73.37 है, और जो भारत की साक्षरता दर है वो 73% है, इसलिए एकमात्र एक जिला रोहतास हो जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है यहाँ का साक्षरता दर, ठीक है। फिर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला रोहतास है, दूसरा पटना है, तीसरा भोजपुर। बस इतना याद रखना, पहला रोहतास, दूसरा पटना, तीसरा भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले में पूर्णिया नंबर 1, फिर इसके बाद सीतामढ़ी आ जाता है, फिर कटिहार आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ऑलरेडी हम बात करते हैं, बिहार का स्थान 5वां है, यूटी को ऐड करेंगे तो 6वां स्थान आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो भारत के जनघनत्व से 382 से 724 अधिक है, ठीक है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है, 382 है, लेकिन बिहार की है जो है वो 1106 है, तो कितना अंतर आया, 724 का अंतर आया, 724 अधिक है।
तो इतना याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद जो बिहार जनगणना 2001 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। स्पष्ट यह है कि 2011 में प्रति वर्ग किलोमीटर 225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। ये इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले, तो शिवहर बता ही चुके हैं, सबसे ज़्यादा जनस यहाँ है। ये इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें, SPD, जो SPD ऐसा रख सकते हो, SPD जो पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसी के माध्यम से, ठीक है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं वो शिवहर पहला है, दूसरा पटना है, D दरभंगा है फिर, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व तो कैमूर, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा वही होगा, तो कैमूर है, इसके बाद जमुई है, फिर बांका है, ठीक है। लिंगानुपात देख लेते हैं, तो लिंगानुपात हम देख ही चुके हैं, 918 बिहार का है, राष्ट्रीय औसत से 25 कम है, क्योंकि राष्ट्रीय जो एवरेज है वो 943 है, ठीक है। 2001 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 19 था, यानी 2001 में जो लिंगानुपात बिहार का था वो 919 था, लेकिन अभी 918, तो लिंगानुपात में 1 की कमी आई है, ठीक है, 1 की कमी दर्ज की गई है। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो गोपालगंज जो कि 1021 है, और सिवान जो है 988 है, और सारण जो है 954 है। तो ये 3 जिले तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नंबर 1 पे गोपालगंज आता है, फिर सिवान, फिर सारण, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले तो 3 हम देख लेते हैं। पहले मुंगेर आता है, 876 है, यानी कि सबसे कम अगर देखेंगे तो मुंगेर का जो है लिंगानुपात है 876 ही है। फिर भागलपुर का आता है, 3rd नंबर का खगड़िया का आता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि प्रथम जानकारी, यानी बिहार के संत में जो प्रथम जानकारी मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार में आर्यों के आगमन एवं बसने का वर्णन मिलता है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड, तो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रादि शब्दों का उल्लेख हुआ है। सब फैक्ट है इसमें, और ये फैक्ट ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल है नहीं, जो कॉन्सेप्चुअल होगा वह हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तीसरा है हमारा, बिहार का प्राचीन वर्ण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में जो है अंग एवं अवध का उल्लेख मिलता है। फिर है कि पूर्व पाषाण युगीन औजार एवं अवशेषविद मुंगेर और नालंदा यम एंड यन जिलों से में प्राप्त होता है, यानी मुंगेर और नालंदा में हमको पूर्व पाषाण युगीन औजार एवं अवशेष मिल जाते हैं। मध्य पाषाण के अगर अवशेष हमको देखेंगे तो मुंगेर से हमें प्राप्त हो जाते हैं, मुंगेर जिले से, ठीक है। फिर नवपाषाण युगीन जो सामग्रियाँ है, जैसे चिरांद है जो कि सारण जिले में पड़ जाता है, चेचर है जो वैशाली जिले में पड़ जाता है, वहाँ से हमको प्राप्त होती है। फिर ताम पाषाण युगीन वस्तुएं जैसे चिरांद सारण जिला, चेचर जो वैशाली जिला है, सोनपुर जो गया जिले में पड़ जाता है, तथा मनेर जो पटना जिले में पड़ जाता है, यहाँ से प्राप्त होती है। फिर मौर्य कालीन अभिलेख जो कि लौरिया नंदगढ़, लौरिया अलीराज तथा रामपुर आदि स्थानों से प्राप्त होती है। ये लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अलीराज पश्चिमी चंपारण में पड़ जाता है, ठीक है। फिर कुछ रचना है और रचनाकार हैं, और उनसे संबंधित कुछ वर्णन दिए गए हैं। जैसे महाभाष्य जो रचना है उसको पंतजलि द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें है क्या, इसमें यौनों के आक्रमण की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जो याद रखने वाली बात है वो रचनाकार और रचना के नाम तो बेहद इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना ज़रूरी है। जैसे कालिदास ने जो है रचना की माल विकाग्निमित्रम की, और इस ग्रंथ में हम शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन देखने को हमको मिल जाता है। पाणिनि का है अष्टाध्यायी, यानी कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, और इसमें हमको संस्कृत व्याकरण की जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हम इसे देखते हैं, जो कि 5वीं और 7वीं सदी की रचना है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, ठीक है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। इस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर से है बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, ठीक है। बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा, और इसमें जो है सम्राट हर्षवर्धन के जीवन एवं तत्कालीन समाज तथा धर्म के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। फिर इंडिका है, इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था, और इस ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं उनसे संबंधित जानकारियाँ मिल जाती है, ठीक है। बिहार में आने वाले विदेशी यात्री को देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज आता है बिहार में सबसे पहले। तो प्रथम जो बिहार में आने वाला यात्री रहा है उसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था कौन, तो यूनानी शासक थे जिनका नाम है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटस कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं सेलुकस निकेटर लिखा रहता है। तो ये 315 ईस्वी में जो है अपना राजदूत बनाकर जो
यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस हैं, ये भेजते हैं मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। दूसरा है फाहियान। फाहियान जो है ये, इसमें याद रखने वाली क्या बात है ये आपको बता दें। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि किसके दरबार में आया, ठीक है, और इसके बाद किसका राजदूत रहा है, ये सब जानकारी, अगर ये कोई ग्रंथ लिखा है तो उससे संबंधित जानकारियों को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर फाहियान है, चीनी यात्री फाहियान हैं और ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बिहार आया। यानी कि मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जबकि जो है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बिहार आया था। ठीक है। हेनसांग की बात करेंगे तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में लगभग 629 ईसा पूर्व में बिहार आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसमें शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। एक है राल्फ फिच। ठीक है। राल्फ फिच जो है प्रथम अंग्रेज यात्री था जिसने बिहार की यात्रा की थी। उसने 1585 और 87 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। ठीक है। तो प्रथम अंग्रेजी यात्री की बात जब की जाएगी तो राल्फ फिच है, वो 1585-87 के बीच में बिहार की यात्रा करता है। फिर है अलबरूनी। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तो याद रखना, तहकीक-ए-हिंद की रचना किसने की? अलबरूनी की। और किसके साथ ये आया भारत? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। फिर महाजनपदकालीन बिहार, क्या उस समय सिचुएट थे जब जनपद महाजनपदकालीन बिहार था, यहाँ महाजनपद जब था, तो एक्चुअली 16 महाजनपद के विषय में जो हमको जानकारी मिल जाती है वो बौद्ध रचना है एक अंगुत्तर निकाय, और दूसरी रचना है भगवती सूत्र जो जैन रचना है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय जैन रचना है या बौद्ध रचना, और भगवती सूत्र जैन रचना है या बौद्ध रचना। तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध रचना है और भगवती सूत्र है जो जैन रचना है। इसमें हमको महाजनपदकालीन 16 महाजनपद हैं उनके विषय में जानकारी मिल जाती है। 16 महाजनपदों से 3 जो कि वज्र है, लिच्छव गणराज्य इसमें शामिल हैं, और मगध है तथा अंग है बिहार के क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कि 3 क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो है बिहार में अवस्थित हैं? तो 3 हैं, एक वज्र है, एक मगध है, दूसरा अंग है। पहले हम वज्र के बारे में देख लेते हैं। तो वज्र की जो कैपिटल है, वो राजधानी है, वो वैशाली है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। वज्र है, उसकी कैपिटल है वैशाली। ठीक है। तो ये जो है 8 राज्यों का एक संघ था। वैशाली जो है ये 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें सबसे प्रमुख थे लिच्छव। ठीक है। वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, जो पूरे संगठन का केंद्र था। तो याद रखना कि जो वज्र है वहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिल जाती है। फिर मगध देखते हैं। मगध का सर्वप्रथम हमको उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या इसी को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है, जो 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। बाद में इस राजधानी जो है इसको पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी बनती है। यानी कि बात करेंगे मगध की, दो राजधानी हुआ। जो पहली राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज नाम से जानी जाती है, और दूसरी जो है पाटलिपुत्र थी। अंग जिसकी कैपिटल थी चंपा। अंग की बात अगर हम कर लेते हैं तो हमको अथर्ववेद में इसका प्रथम बार उल्लेख मिलता है। ठीक है। अंग की राजधानी चंपा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चंपा का प्राचीन नाम हमको मालिनी के नाम से भी दिखाई देता है। ठीक है। अंग का जो शासक हुआ वो ब्रह्मदत्त महान शासक हुआ। ठीक है। मगध जो साम्राज्य है उसका उत्कर्ष हम विस्तार देख लेते हैं। तो पुराणों के अनुसार मगध राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। अगर पुराणों में देखेंगे तो पुराणों के अनुसार से राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ हम इसको देखते हैं मगध साम्राज्य का। ठीक है। जो बृहद्रथ वंश है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जरासंध जो है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसे भीम ने जो है युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया, और बृहद्रथ वंश का अंतिम जो राजा है वो रिपुंजय था। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है? तो उसमें याद रखने वाली बात ये है कि पुराणों के अनुसार जो प्रथम मगध में हम राजवंशों का क्रम देखते हैं उसमें नंबर 1 पे आ जाता है बृहद्रथ वंश। ठीक है। और इसके जो प्रतापी राजा हुए जरासंध हुए, और इनकी भीम से युद्ध होती है और ये पराजित होते हैं और ये मार दिए जाते हैं। फिर इसके बाद याद रखने वाली बात यह है कि बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा हुआ उसका नाम था रिपुंजय। ठीक है। फिर इसके बाद हर्यवंश आता है। एक्चुअली जब पुराणों के अनुसार की बात करेगा तो सबसे पहले आपको बृहद्रथ वंश बताना है, लेकिन जब भी ओवरऑल कहीं पुराणों के अनुसार की बात नहीं की जाएगी तो सबसे पहला जो आता है वो मगध साम्राज्य में वो हर्यवंश आता है। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है मगध का प्रथम वंश था
हर्यक वंश, यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये प्रथम जो मगध में वंश था वो था हर्यक वंश तथा प्रथम शासक इसका हुआ बिंबिसार। ठीक है, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उत्कर्ष सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। यानी कि अगर हम देखेंगे तो मगध का जब हम विस्तार देखने को जाते हैं तो उस समय शासक हुआ था बिंबिसार, जिसके शासनकाल में जो है मगध का विस्तार हुआ। बिंबिसार के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। बिंबिसार जो है बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, उसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज या राजगृह थी। ठीक है, बिंबिसार जो था कौशल के जो प्रसेनजीत हैं और अवंती के जो चंद प्रदोत हैं तथा महात्मा बुद्ध का जो है समकालीन था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिंबिसार प्रसेनजीत थे जो कौशल के राजा थे, अवंती के राजा थे चंद प्रदोत, और महात्मा बुद्ध का भी समकालीन हुआ है बिंबिसार। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे चंद प्रदोत की। तो चंद प्रदोत के उपचार के लिए जो बिंबिसार है इसने अपने निजी चिकित्सक, इसका चिकित्सक निजी था जिनका नाम था जीवक, उसको उज्जैन भेजा था। किसने? बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, बिंबिसार ने सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया था। बिंबिसार जो है अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा 492 ईसा पूर्व में मार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इसीलिए इस जो वंश को, जो बृहद्रथ वंश है, इसको हंता वंश के नाम से भी कहीं कहीं देखा जाता है। इसके बाद हुआ शासक अजातशत्रु, यानी कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु हर्यक वंश का था और कुड़िक, इसका जो अन्य एक नाम मिलता है वो कुड़िक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कुड़िक नाम से किसे जाना जाता है? तो अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी और अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो है अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये कुछ उपलब्धियां हैं अजातशत्रु की। इसके बाद बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की जो सप्तपदी गुफा है उसमें प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। तो प्रथम जो बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका सप्तपदी गुफा में, राजगृह में किया गया। शासक उस समय अजातशत्रु हुआ करता था। इसके बाद क्या होता है? 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला जाता है। ठीक है, तो उदयन द्वारा मार दिया गया अजातशत्रु। अजातशत्रु से पहले कौन हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु को उनका पुत्र मारा उदयन। ठीक है, फिर इसके बाद उदयन देख लेते हैं। उदयन ने गंगा, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर जो पाटलिपुत्र नगर है उसको बसाया था। ठीक है, राजगृह से मगध की राजधानी को हटाकर ये पाटलिपुत्र में स्थापित किया। तो इसका जो कार्य अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसने पाटलिपुत्र नगर बसाया उदयन ने। इसके बाद इसने जो है जो राजधानी पहले राजगृह हुआ करती थी वहाँ से स्थानांतरित किया और पाटलिपुत्र जो स्थापित किया इसने राजधानी। ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था नागदशक। ठीक है, आगे चलते हैं। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 से 394 ईस्वी तक रहा। डेट उतना नहीं याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये याद रखना किस शासक ने क्या किया। ठीक है, और क्रम याद रखना, जैसे कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम था नागदशक। तो नागदशक को हटाकर शिशुनाग राजा बन जाता है। ठीक है, और ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने ही की थी। नाम से ही, जो नाम इस वंश का है उसी नाम से के इस शासक ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, शिशुनाग ने जो है गिरिब्रिज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यानी कि पहले जो था शिशुनाग, पहले जो गिरिब्रिज राजधानी हुआ करता था, इसके बाद इसने शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, इसके बाद शिशुनाग की मृत्यु जो हो जाती है और इसके बाद शासक आता है कालाशोक। कालाशोक जो है मगध का ये शासक बनता है और पुराणों में से काकवड़ कहा जाता है। तो याद रखना, कालाशोक को काकवड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और इसके बाद जो है पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है जो कि 383 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, महापद्म नंद नामक एक व्यक्ति ने जो है काकवड़ को चाकू से हमला कर हत्या कर दी और इस प्रकार 366 ईस्वी में कालाशोक की मृत्यु हो गई। नंदीवर्धन या महानंदन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो कौन था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक? नंदीवर्धन या महानंदन। किसने स्थापना की शिशुनाग वंश की? तो शिशुनाग ने की। ठीक है,
कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन अंतिम रूप से 344 ईसा पूर्व में जो होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश की अगर हम बात करेंगे तो शीशनाग वंश के बाद इसका क्रम आता है, ठीक है। और इसके बाद महापद्म नंद जो थे, इन्होंने शिशुनाग वंश का जो अंत कर दिया महापद्म नंद ने, क्योंकि महापद्म नंद ने ही नंदवंश की स्थापना की थी, ठीक है। और नंदवंश का सबसे सर्वाधिक प्रतापी राजा भी महापद्म नंद ही हुआ, ठीक है। महापद्म नंद के पुत्र थे जिनका नाम था धनानंद। इनके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो याद रखना, जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो उस समय नंदवंश का शासन रहता है, और उस समय जो शासक रहता है वो धनानंद रहता है, ठीक है। धनानंद जो है नंदवंश का अंतिम शासक था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात अगर हम करते हैं तो नंद जो वंश था उसके जो अंतिम सम्राट थे जिनका नाम था धनानंद, उनको जो है पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर देखेंगे तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। उनका जो पालन पोषण है एक गोपालक ने किया था, ऐसा कहा जाता है। चाणक्य ने जो है 1000 का साड़पड़ देकर चंद्रगुप्त को खरीदा तथा उसने तत्कालीन शिक्षा के विख्यात केंद्र तक्षशिला में सभी विद्याओं की विधिवत शिक्षा भी दिलाई, ठीक है। सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज नामक अपने राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र भेजा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रगुप्त ने जो है अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर भद्रबाहु का शिष्य हो गया। तो यहाँ याद रखना वाली वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो अपने अंतिम दिन में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और अपना शिष्य बनाता है, किसको? भद्रबाहु को, ठीक है। इसके बाद मगध में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ जाता है तो क्या होता है, चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो अपना सिंहासन छोड़कर श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ चला जाता है और उपवास कर 298 ईसा पूर्व में वो अपना प्राण त्याग कर देता है। इसके बाद शासक बनता है बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट शासक बनता है बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पुत्र था उसका बिंदुसार, सिंहासन में बैठता है 298 ईसा पूर्व में। यूनानी की लेखकों ने जो बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा और इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना। तो याद रखना, अमित्रोकेडीज और अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता रहा है। 25 वर्ष तक शासन करने के बाद 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है महान सम्राट जिसका नाम है अशोक, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका योग पुत्र होता है अशोक। 273 ईस्वी में जो है लगभग जो है मौर्य साम्राज्य का ये नेतृत्व करना प्रारंभ करता है। उज्जैनी जाते हुए अशोक जो है विदिशा में रुका जहाँ उसने देवी के साथ जो है विवाह किया और उसी से जो है अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। कलिंग युद्ध कब होता है? जब अशोक का राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 8वें वर्ष में जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और यह जो उल्लेख हमको मिलता है जो 13वें अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जब ये कलिंग युद्ध हो जाता है तो इसमें इतनी हानियाँ होती हैं कि इतने खून खराबे हो जाते हैं कि ये अपने हृदय इनका जो है परिवर्तन हो जाता है और ये शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। अपने अभिषेक के 10वें वर्ष यानी इनका जब राज्याभिषेक हुआ उसके 10वें वर्ष में अशोक ने जो है बोधगया की यात्रा की। उनकी पहली धर्म यात्रा बोधगया की यात्रा ही थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म जो अशोक थे वो उनकी पहली जो धर्म यात्रा कौन थी? तो बोधगया की यात्रा थी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया और वहाँ कर घटाकर 1/8 कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, अपने 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल, जहाँ पे बुद्ध का जो है जन्म हुआ था वहाँ गए थे और उन्होंने चूँकि बौद्ध धर्म से इनका लगाव रहा है और बौद्ध धर्म को ही मानते रहे हैं और इसके विस्तार के लिए अपना बहुत सारा योगदान भी किए हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं जहाँ बुद्ध का जन्म होता है और ये जो है अपने 20वें वर्ष में जाते हैं अपने राज्याभिषेक के और वहाँ जो है कर घटा देते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद नेपाल की तराई में स्थित जो है निगलीवा में ये है कनक मुनि के स्तूप का मरम्मत भी करवाते हैं। ठीक है, अशोक ने संस्कृत के स्थान पर पाली भाषा का प्रयोग किया। याद रखना, पाली भाषा का प्रयोग जो है अशोक ने किया, क्योंकि उस समय पाली आम लोगों की भाषा थी, इसलिए आम लोगों की भाषा थी। चूँकि इस भाषा का प्रयोग से जो एक्सेस है अशोक को वो ज़्यादा मिल गया, लोगों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। ठीक है, बौद्ध धर्म प्रचार के क्रम में बात करें तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र इनको श्रीलंका भेजा तथा वहाँ के शासक थे तिस को जो बौद्ध धर्म में भी दीक्षित किया। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट जो हुआ जिसका नाम है बृहद्रथ, इसकी हत्या कर दी जाती है सेनापति पुष्यमित शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में। इसी के साथ जो है मौर्य कह सकते हो साम्राज्य का अंत हो जाता है। इसके बाद अगला जो साम्राज्य आता है वो आता है शुंग वंश। अगला वंश जो आता है शुंग वंश, इसकी स्थापना पुष्यमित शुंग ने की और बृहद्रथ की हत्या करके की 184 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो अशोक द्वारा जो निर्मित था 84,000 स्तूपों को पुष्यमित ने नष्ट करवा दिया। याद रखना, शुंग वंश का अंतिम जो शासक हुआ देवहूति हुआ और देवहूत के आमात्य थे वासुदेव। वासुदेव ने जो है देवहूत की हत्या कर शुंग वंश का अंत कर दिया। तो शुंग वंश का शुंग वंश की जो नष्ट किसने किया, तो शुंग वंश का नष्ट कर देते हैं देवहूति। ठीक है, और जो शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ वो वासुदेव हुआ। ठीक है, याद रखना। सॉरी, शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूत हुआ, ये याद रखना। और देवहूत के आमात्य थे वासुदेव। आमात्य मतलब कि सामंत एक प्रकार थे वासुदेव। तो वासुदेव ने है देवहूत की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो वासुदेव ने हत्या कर दी और इसी के साथ इन्होंने शुंग वंश का अंत कर दिया। किसने अंत किया, तो वासुदेव ने किया। और अंतिम जो शासक हुआ कौन हुआ, देवहूति हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कंडवंश आता है, तो शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवहूति। इनकी हत्या करके जो है अमात्य वासुदेव ने कंडवंश की स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना की बात करेंगे तो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त जो है तथा घटोत्कच ने लगभग 319 और 20 ईस्वी तक शासन किया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था, गुप्त वंश का ही शासक था, जो कि शासन किया 319 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने है गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। याद रखना, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त वंश में किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीसी में गुप्त संवत का प्रारंभ भी किया। ठीक है, तो ये उपलब्धियां कुछ थी चंद्रगुप्त प्रथम की। इसके बाद जो शासक आता है अगला वो समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल 375 ईस्वी तक चलता है और इन्होंने जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के काल के रूप में जाना जाता है। इतिहासकार जो स्मिथ थे, क्वेश्चन पूछा था किस इतिहासकार ने जो नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को भारत का, तो ये कहा था स्मिथ ने। तो भारत के नेपोलियन के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो शासक होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक था। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके शासनकाल को गुप्त काल में जो है स्वर्ण युग कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा गया। चंद्रगुप्त के द्वितीय शासनकाल में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन जो है विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो विद्वान थे प्रमुख, जैसे कालिदास थे, अमर सिंह थे, वारामिहिर थे, धन्वंतरि थे। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कालिदास और अमर सिंह किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। कालिदास थे, अमर सिंह थे, वारामिहिर थे, धन्वंतरि थे, इत्यादि जो है विद्वान थे। फिर इसके बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक शासन करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल जो रहता है वो शांति और सुव्यवस्था का शासनकाल था और उसके काल में गुप्त साम्राज्य जो है उन्नति की प्रकाष्ठा पर थी। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद जो है हूणों के गर्भ को छोड़कर उसे बुरी तरह परास्त कर दिया और देश से बाहर खदेड़ दिया। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि हूणों को किस गुप्त शासक ने जो है हूणों को खदेड़ा था, तो ये था स्कंदगुप्त। ठीक है, इस बात का जो प्रमाण है वो स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें हमको मिल जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो ये स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त जो है साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट था और 467 ईस्वी में जो है उसके
निधन के पश्चात जो है गुप्त साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो जाता है। तो ये कुछ गुप्त साम्राज्य से संबंधित महान शासक हुए। आगे देखते हैं, धर्म के बारे में देख लेते हैं। बिहार में धर्म, तो बौद्ध धर्म, पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म होता है गौतम बुद्ध का। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम माया और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है और इसी ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो होती है वो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में होती है और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो महाकश्यप करता है। ठीक है, द्वितीय जो बौद्ध संगीत है वो कालाशोक के शासनकाल में होता है और ये वैशाली में होता है, 383 ईसा पूर्व में होता है। अध्यक्षता जो करता है वो सर्वकामी या सबकामी के नाम से जाना जाता है, वह अध्यक्षता करता है द्वितीय बौद्ध संगीत की। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में होता है, जो कि 251 ईसा पूर्व में होता है। अध्यक्षता करता है मोगलीपुत्र जो है इसकी अध्यक्षता करता है। तो 4 टोटल जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी, टोटल 4 हुई थी, जो कि 3 उनमें से बिहार में हुआ था, एक 483, फिर 383, 251 और एक हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम था महावीर, जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो साल वृक्ष के नीचे जो है एक जिम्भिक ग्राम है, उसके निकट एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे होती है। 468 ईसा पूर्व में राजगृह के निकट पावपुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में ज़्यादा विस्तार से हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा है जहाँ से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो आइए हम अब देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में कुछ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो अभी हमने देखा है गौतम बुद्ध को हुई थी। और ये जो क्वेश्चन है 2021 जो अभी 67 BPSC हुआ था री एग्ज़ाम से पहले, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये हम पहले करा चुके हैं, उसमें अनुशीलन समिति की जो बातें हुई हैं कि स्थापना किसने किया था, तो 1913 में किया था सत्येंद्रनाथ सान्याल ने। उस समय हम जब करा रहे थे वीडियो, जो हमने पहला लेक्चर कराया है, शायद दूसरा लेक्चर है, उसमें हमने देखा है कि जो 1931 उसमें दिया हुआ है कि अनुशीलन समिति की पटना में स्थापना 1931 में की गई थी। लेकिन अब याद रखना कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सत्येंद्र सान्याल द्वारा की जाती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, हम अभी देखे हैं, महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, ठीक है, तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ये 2018 का BPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद उद्वंत प्रकाश मौलिक कवि जो है, इनके लेखक मौलिक कवि थे। तो ये सब याद रखना, प्रीवियस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली। अभी हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि वहाँ पे गणतंत्रात्मक था, क्योंकि वहाँ राज्यों का एक समूह था। ठीक है, फिर मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो गिरिब्रज थी, राजगृह। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, जैसे प्रथम राजधानी राजगृह थी, इसके बाद पाटलिपुत्र बनाया गया था राजधानी। ठीक है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन था, तो अंग था। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 44 का है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो धनानंद था। ठीक है, अंतिम शासक भी ये था। फिर क्वेश्चन है कि ये देखो, सिकंदर के आक्रमण के समय इसका ये शासन कर रहा था, उस समय यही शासक था। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। उदयन, ये निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया, उदयन। अभी हम बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में हम पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं।
नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने शासन किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है। फिर अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो भाबरू स्तंभ है, उसमें इन्होंने स्वयं को बताया कहाँ का सम्राट? मगध का सम्राट। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो अजीवकों ने किया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो जो स्थापना होता है गुप्त जब शासक था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण किया तो 673 ईस्वी में किया। ठीक है। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा था। ठीक है। चीनी यात्री हिंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में किया। 635-40 में आया था, 5 वर्षों तक था ये हिंसंग। हिंसंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो 635 वर्ष में, 635 में की थी। ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस जो है राज्य में अवस्थित था? तो ये था बिहार में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एंजॉय स्टडी में। जैसा कि हम बिहार स्पेशल का अध्ययन कर रहे हैं और ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्राचीन इतिहास और साथ ही साथ बिहार में धर्म के विषय में। ठीक है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसमें जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो ले चुके हैं। अब आज हम देखेंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं पाल वंश की तरफ। पाल वंश जो है इसका जो संस्थापक था वो था गोपाल। शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक। इतना याद रखना, पाल वंश का जो संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। ठीक है। इन्होंने जो है उदंतपुरी, जो कि वर्तमान बिहार शरीफ में पड़ जाता है उदंतपुरी, यहाँ पे एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट जो शासक हुआ वो धर्मपाल हुआ। धर्मपाल जो 1770 से 810 ईस्वी तक था। इसने क्या किया? इन्होंने किया, धर्मपाल जी ने, इन्होंने जो भागलपुर जिला है वहाँ पे एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया या किस शासक ने करवाया? तो याद रखना, वंश है पाल वंश और शासक है धर्मपाल। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक विशेष जानकारी यह भी याद रखना कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके रख रखाव हेतु जो है 200 गाँव को क्या किया? दान भी दिया था इसने, धर्मपाल ने। ठीक है। इसके बाद जो महिपाल का नाम, इसी वंश के शासक में एक अन्य नाम महिपाल है। महिपाल ने क्या कि महिपाल क्यों फेमस है? तो महिपाल को जो है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। बिहार पर तुर्क आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार पर विजय पाने वाले प्रथम जो मुस्लिम शासक हुए उनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है। उस समय जो शासक था बिहार में शासन करने वाले जो वंश थे उसमें एक था सेन वंश जिसका शासक था लक्ष्मण सेन, और दूसरा था पाल वंश। ठीक है। जिसका शासक था इंद्र प्रद्युम्न पाल। ठीक है। इंद्र प्रद्युम्न पाल। ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखना, लक्ष्मण सेन और इंद्र प्रद्युम्न पाल, और सेन वंश और पाल वंश। ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में अफगान के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में 1529 में एक्चुअली होता यह है, जब बाबर घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित करता है तो जलाल जो खां है उसको क्या बना देता है? बिहार का प्रशासन नियुक्त कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने जो है किन्हें बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जलाल खां का नाम याद रखना। आगे चलते हैं। शेरशाह जो थे ये मुगलों को इन्होंने हराया था और इन्होंने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। शेरशाह, यही शेरशाह सूरी। ठीक है। उसने जो है प्राचीन पाटलिपुत्र के स्थान पर पटना शहर बसाया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना शहर को किसने बसाया था? तो पटना शहर की जो स्थापना या जिसे बसाया था वो शेरशाह ही था। ठीक है। तो जो प्राचीन इसका पाटलिपुत्र जो स्थान था उसी स्थान पर इसने पटना की स्थापना की। ठीक है। उसे बसाया और इसने जो है अपनी राजधानी के रूप में भी इसे विकसित किया। आगे चलें तो 1539 ईस्वी याद रखना। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह जो था वो हुमायूं को क्या कर देता है? हरा देता है। और 10 जून 1540 को आगरा में उसका राज्याभिषेक होता है। तो याद रखना कि जो राज्याभिषेक हुआ था शेरशाह का वो हुआ था आगरा में 1540 ईस्वी में। ठीक है। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में, जिसमें उसने हुमायूं को पराजित किया था। आगे चलते हैं। उसने जो है सूर्यवंश की स्थापना की। तो सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1540 से 1545 ईस्वी तक ठीक है रहा है। आगे चलते हैं। तो 15 मई 1545 को जो है मृत्यु हो जाती है किसकी? शेरशाह सूरी की। आगे चलते हैं। मुगल के बारे में, बिहार में मुगल के बारे में देख लेते हैं। 1574 से 76 के बीच में
अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिला लिया? अकबर ने। कब मिलाया? 1574 और 76 के बीच में, ठीक है। अपने साम्राज्य में यानी मुगल साम्राज्य में बिहार को मिला लिया। 1702 ईस्वी में क्या हुआ? औरंगजेब ने जो है अपने पोता, इसका पोता जो था उसका नाम था राजकुमार अजीम, इसको बिहार का क्या बना दिया? सूबेदार नियुक्त किया। तो किसने नियुक्त किया बिहार का सूबेदार? तो औरंगजेब ने नियुक्त किया, ठीक है। राजकुमार जो अजीम था, इसने जो है पटना का नाम क्या कर दिया? अजीमाबाद रखा। तो पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा? तो याद रखना राजकुमार अजीम ने रखा। और राजकुमार अजीम को सूबेदार किसने नियुक्त किया? तो औरंगजेब ने नियुक्त किया, ठीक है। आगे चलते हैं। फारुखसियर जो था वो पहला मुगल सम्राट था जिसका जो राज्याभिषेक है वो पटना बिहार में 1713 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मुगल सम्राट का कौन सा ऐसा जो शासक हुआ जिसका राज्याभिषेक पटना बिहार में हुआ? तो वो कौन है? फारुखसियर है। कब हुआ? 1713 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बिहार में इस्लाम धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बिहार में जो है चिश्ती सिलसिले के सूफी आए। तो सर्वप्रथम बिहार में जो इस्लाम धर्म का कौन सा सिलसिला आया? चिश्ती सिलसिला आया, ठीक है, याद रखना। बिहार आने वाले सिलसिलों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ वो फिरदौसी सिलसिला हुआ, ठीक है, याद रखना फिरदौसी सिलसिला। इस सिलसिले के जो सर्वाधिक लोकप्रिय संत हुए वो थे मखदूम शरफुद्दीन मनेरी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मखदूम जो है शरफुद्दीन मनेरी कौन से सिलसिले से संबंधित थे? तो याद रखना फिरदौसी सिलसिले से, ठीक है। इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा मनेर में पड़ जाता है। मनेर कहाँ है? पटना में, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में सिख धर्म के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर 1666 को माता गुजरी, ठीक है, माता गुजरी ने पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिया, ठीक है। तो 1666 में जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, पटना में होता है। इसी कारण जो पटना है वो सिखों के महत्वपूर्ण जो है धार्मिक स्थल के रूप में जाना भी जाता है। आपको पता होगा पटना सिटी में एक गुरुद्वारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। तो हमने मध्यकालीन जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास था उसमें जो बेसिक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्विक रिवीजन की तरह हमने देख लिया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, एक आप कह सकते हो क्विक रिवीजन के लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पूछे भी जाते हैं। तो आइए फिलहाल हम देखते हैं आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। नवाब वहाँ का था सिराजुद्दौला और अंग्रेज इनके मध्य में हुआ था। तो पूछा जाता है इनके मध्य में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो नवाब उस समय सिराजुद्दौला था और अंग्रेज थे, उनके बीच में लड़ा गया था और जीत किसकी हो जाती है? अंग्रेजों की हो जाती है, ठीक है। बात करें नवाब मीर कासिम की तो 1761 ईस्वी ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है, बार बार पूछा गया है कि किस शासक किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये हैं मीर कासिम। कब की? 1761 में की। आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसमें बीच? तो ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो है मुनरो, अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था, उसके नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए? विजयी हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कैप्टन जो जॉन गार्स्टिन है, इन्होंने 1786 ईस्वी में पटना के गोल घर का निर्माण कराया था। तो पटना के गोल घर का जो है निर्माण किसने कराया था? ये थे कैप्टन जॉन गार्स्टिन, ठीक है। वहाबी आंदोलन, तो वहाबी आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1822 और 1868 के बीच में ये 46 वर्षों तक ये आंदोलन चला और इसका जो केंद्र था ये पटना था, ये याद रखना, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि मुस्लिम समाज में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार है उसको करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगर बात करें बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक थे बिलायत अली और दूसरे थे इनायत अली। इन्होंने जो है बिहार में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया। बात करें बिहार में 1857 के विद्रोह के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चूँकि 1857 के जो पश्चिमी बिहार का हिस्सा था वो इस विद्रोह में ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। पटना के दानापुर और आरा क्षेत्र में जो है ये ज़्यादा प्रभावित रहा। कहाँ? दानापुर और आरा और इसके बाद पटना, यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित रहा 1857 का विद्रोह। आरा के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो 1857 का मुख्य केंद्र आरा के जगदीशपुर में था। इसका जो मुख्य केंद्र था वो आरा के जगदीशपुर में था। आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुंवर सिंह जो उस समय जमींदार थे जगदीशपुर के, इन्होंने
यहाँ से नेतृत्व इन्होंने संभाला, ठीक है। और 26 अप्रैल 1858 को जो है मृत्यु हो जाती है किसकी, बाबू कुंवर सिंह की, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1858 को, 26 अप्रैल को। आगे चलते हैं। 23 अप्रैल को जो है कुंवर सिंह की याद में विजय दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखना 23 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, 23 अप्रैल को कुंवर सिंह की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। बात करें पटना में, तो पटना में 3 जुलाई 1857 में इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो पीर अली खां ने किया। तो जगदीशपुर से अगर पूछेगा तो कुंवर सिंह, पटना से पूछेगा तो पीर अली खां। यही क्वेश्चन पूछता रहता है कि पटना से किसने नेतृत्व किया, और इसके बाद छपरा से किसने नेतृत्व किया, या इसके बाद पूछ लेता है कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया। तो ये याद रखना। तो हमने पटना का देख लिया, हमने जगदीशपुर का देख लिया कुंवर सिंह ने किया, और इसके बाद हमने देख लिया कि पटना से हमने देखा पीर अली खां ने किया। और इसी क्रम में बात करें तो छपरा से जो नेतृत्व किया वो थे मोहम्मद हुसैन खां। तो 3 नाम आपके सामने आ गए, मोहम्मद हुसैन खां, पीर अली खां और इसके बाद कुंवर सिंह, ठीक है। आगे चलते हैं। एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है लोटा विद्रोह। पूछा जाता है 1856-57 के बीच में हुआ था। ये जो है मुजफ्फरपुर के जो जेल कैदी थे, इन्होंने जो है इस विद्रोह को जन्म दिया, ठीक है। बात करें नील आंदोलन के बारे में, तो नील आंदोलन जो है उत्तर बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिले में नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी। इसके विरुद्ध में जो है नील आंदोलन हुआ, ठीक है। तो कहाँ हुआ, दरभंगा के बेतिया जिले में ये नील आंदोलन हुआ। आगे चले तो बिहार में सबसे पहले 1866 ईस्वी में पडोल यानी कि मधुबनी जो है, यहाँ जो है किसानों ने नील का जो है खेती करने से इनकार कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वप्रथम कहाँ के जो है किसानों ने सर्वप्रथम जो है नील की खेती करने से इनकार कर दिया। तो मधुबनी में पडोल पड़ जाता है, वहाँ के सर्वप्रथम किसानों ने ऐसा करने से मतलब खेती करने से इनकार कर दिया। 1867 ईस्वी में चंपारण का नील विद्रोह जो है जोगतिया गांव से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, जोगतिया गांव से शुरू होता है। तो याद रखना 1867 ईस्वी में चंपारण का जो नील विद्रोह था वो जोगतिया गांव से शुरू हुआ था। आगे चलें तो बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित देख लेते हैं बातें। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका जो गठन होता है 1908 ईस्वी में हसन इमाम की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। क्या किसका गठन, तो BPCC यानी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसका गठन होता है 1908 ईस्वी में हसन इमाम की अध्यक्षता में। आगे चलें तो बिहार में जो है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो 28वां अधिवेशन रहता है 1912 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में, RN माथोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर के पटना में होता है। तो याद रखना बांकीपुर के पटना में होता है। बिहार में पहला अधिवेशन की बात हो रही है, वैसे ओवरऑल जो है ये 28वां अधिवेशन था, ठीक है, हुआ था। और इसमें जो है ये भी याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि जवाहरलाल नेहरू जो है सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में शामिल हुए, तो याद रखना बांकीपुर अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ, ठीक है, उसमें शामिल हुए। आगे चलें तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी है, इसका जो 38वां वार्षिक अधिवेशन हुआ वो 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो की वो चित्तरंजन दास ने की, ठीक है। तो याद रखना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 38वां वार्षिक अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। आगे चलें तो कांग्रेस का 54वां जो अधिवेशन है 54वां, ये 1940 में होता है रामगढ़ में, ठीक, कहाँ होता है, रामगढ़ में। अध्यक्षता कौन करता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में ये रामगढ़ कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में ये झारखंड में पड़ जाता है। ये याद रखना, पहले जब 2000 से पहले ये जो है बिहार में ही था, ठीक है। तो 1940 का जो 54वां अधिवेशन था उसकी बात हो रही है। बात करें होम रूल आंदोलन के बारे में, तो होम रूल आंदोलन जो है ये बिहार में इसकी स्थापना की थी मौलाना मजहरुल हक, इनकी अध्यक्षता में जो है बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी दिसंबर 1916 में, ठीक है। चंपारण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बिहार के जो है सभी क्षेत्रों में होम रूल का प्रचार हुआ। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस क्षेत्र में जो है होम रूल आंदोलन का जो है विस्तार नहीं हुआ था, या कौन सा क्षेत्र अछूता रह गया था, तो चंपारण का क्षेत्र जो है उस समय अछूता रह गया था। बात करें मुजफ्फरपुर जिला की, तो मुजफ्फरपुर जिले में जो है होम रूल लीग की स्थापना कौन करता है, जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में जो है होता है। तो मुजफ्फरपुर जिले में जो होम रूल लीग की स्थापना है वो जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में होती है, याद रखना। इसके बाद सारण जिले में होम रूल की स्थापना बजरंग सहाय क्योंकि और तारणी प्रसाद सिन्हा
कि विशेष योगदान से होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में किन्होंने जो है किन किन ने होम रूल आंदोलन से संबंधित नेतृत्व किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह है सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में शुरू होता है। कहाँ? चंपारण और सारण में सर्वप्रथम बिहार की बात हो रही है नमक सत्याग्रह की। ठीक है, इसकी शुरुआत कौन करता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को जो है बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना कि 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं। नंगी हड़ताल। नंगी हड़ताल से संबंधित देख लेते हैं क्या है नंगी हड़ताल। तो बिहार के छपरा जेल में यह जो है हड़ताल हुआ था। कब हुआ था? 16 मई 1930। अब आप याद रखना 1930 में हुआ था नंगी हड़ताल छपरा जेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में किसान सभा और किसान आंदोलन से संबंधित बातों को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बार बार यहाँ से भी रिपीट होता है। तो बिहार में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती केसों के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। उन्होंने 4 मार्च 1928 को जो है पटना में एक जगह है बिहटा, यहाँ पर जो है किसान सभा की औपचारिक शुरुआत या औपचारिक स्थापना की। कब की? 1928 में पटना के बिहटा में की। ठीक है, किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। आगे चलें तो उनके बचपन का नाम जो था वो नौरंगे राय था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम। ठीक है, 1927 में उन्होंने बिहटा में जो है सीताराम आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की थी या कब की थी? तो 1927 में की थी बिहटा में, और आश्रम का नाम सीताराम आश्रम है और ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 61 वर्ष की आयु में इनका मुजफ्फरपुर में जो है निधन हो जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। आगे चलते हैं। तो मुंगेर में जो है शाह मोहम्मद जुबैर, नाम याद रखना, मुंगेर में जो है शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1922-23 में एक किसान जो है सभा की स्थापना की थी। तो अगर पूछेगा कि मुंगेर में किसने जो है किसान सभा की स्थापना की थी, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह इन्होंने की थी। 1936 ईस्वी में 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो 1936 में क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अध्यक्षता किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। आगे चलते हैं। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो है मुंगेर जिले में जो है बढ़िया टाल आंदोलन चला था। तो क्वेश्चन अगर पूछे बढ़िया टाल आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर जिले में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने। आगे चलें तो किसान संघर्ष के कारण जो है सारण जिले को जो है कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था उस समय। ठीक है, आगे चलते हैं। चंपारण में किसान आंदोलन। तो चंपारण में किसान आंदोलन से संबंधित हम बातें देख लेते हैं। तो हमको लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट धीरे धीरे याद करें, और क्योंकि फैक्ट ही है, सब रटना ही है, तो बार बार इसे देखें और बार बार सुने देखें, समय मिले तो लिखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। वैसे मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता रहूँगा बीच बीच में, तो इतना याद रखें क्योंकि दिक्कतें आती हैं, फैक्ट को याद करने में दिक्कतें आती हैं और बिहार में फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है, तो कन्फ्यूज़न होता है, ओवरलैपिंग होती है, समस्याएं आती हैं, कॉमन सी समस्याएं हैं, कोई बड़ी समस्या इतनी बड़ी नहीं है लेकिन है समस्या। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। तो चंपारण किसान आंदोलन ये 1916 में राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में स्टार्ट होता है और 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी आते हैं और यहाँ पर होता है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी के जो सहयोगियों में थे वो बृज किशोर प्रसाद थे, जनकधारी प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, साथ ही कृपलानी भी थे। ठीक है, आगे चले तो स्वराज पार्टी जो है बिहार में स्वराज पार्टी का जो गठन होता है वो फरवरी 1923 ईस्वी में नारायण प्रसाद, नाम याद रखना, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। एक्चुअली जो स्वराज पार्टी है ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, ये 1916 में एक्चुअली इसका गठन होता है होम रूल आंदोलन का। यही आगे चल के
नाम चेंज करके स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। लेकिन ये बिहार की बात हो रही है, बिहार में गठन की बात हो रही है, तो इसका जो गठन हुआ है बिहार में 1923 में हुआ था। अध्यक्षता जो किया है ये नारायण प्रसाद ने किया है। आगे चलें तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बातों को ध्यान रखते देख लेते हैं। तो बिहार में जो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में एक नाम आता है सीताराम केसरी और एक नाम आता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह का, ठीक है, और श्रीमती भगवती देवी। इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये नाम तो नहीं ही भूलना है, सीताराम केसरी, श्रीकृष्ण सिंह और श्रीमती भगवती देवी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से यह बताइए कि किन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आगे चले तो 9 अगस्त 1942 को जिलाधिकारी थे जिनका नाम था WG आर्चर, ठीक है। इनके द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 9 अगस्त 1942 को कर लिया जाता है। साथ ही साथ अगर आगे चलें तो हम 18 अगस्त और 30 अगस्त 1942 इस के बीच में देखते हैं कि मुंगेर ज़िले में एक घटना होती है जो कि शाही वायुयान दुर्घटना के नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखना कि शाही वायुयान दुर्घटना बिहार के किस ज़िले में हुई थी? तो मुंगेर ज़िले में हुई थी। और किस दौरान हुई थी? किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। तो इतना याद रखने वाली बात है, आगे कुछ विशेष नहीं है। तो फिर देख लेते हैं बिहार का सचिवालय गोलीकांड। एक्चुअली होता ये है, आर्चर ही रहते हैं वो जो जिलाधिकारी उस समय भी। और जो पटना में है, पटना में जो है एक सचिवालय जो था, सचिवालय भवन था, वहाँ पे कुछ छात्रों के जुलूस ने क्या किया? झंडा फहरा दिया था। इसी के विरोध के चलते क्या किया? इसी के विरोध में क्या किया? जो आर्चर थे WG आर्चर, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें जो है लगभग 7 जो है छात्र मारे गए और जिनकी मृत्यु हो गई और कुछ घायल भी हो गए। तो याद रखना ये घटना कब हुई थी? उसी दौरान हुई थी। बिहार का सचिवालय गोलीकांड घटना पूछता भी है तो उसी दौरान हुई थी। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे चलते हैं। 1942 ईस्वी के आंदोलन में बिहार के जो है समाजवादियों ने, जैसे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो अगर जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने हजारीबाग जेल से भाग करके नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागा था? तो हजारीबाग जेल से भागे थे और नेपाल के जो है हनुमान नगर में इन्होंने शरण लिया था। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में ही आज़ाद दस्ते का जो है गठन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। और कहाँ किया था? नेपाल में किया था। इनमें जो सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण के, उसमें कुछ अन्य समाजवादी थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसफ अली थी, ठीक है, अच्युत पटवर्धन थे, सूर्य नारायण सिंह थे, गुलाबी सोनार थे, योगेंद्र थे। तो ये कुछ नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। आगे चले तो 1 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो 1 अप्रैल 1946 को। बिहार में संवैधानिक प्रगति से संबंधित बातों को देख लेते हैं। तो बिहार में जो मंत्रिमंडल है ये 12 दिसंबर 1911 को जो है बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है वो 1911 में होता है। और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में 12 दिसंबर के दिन ऐसा घोषणा की जाती है कि बिहार को जो है एक पृथक प्रांत बनाया जाएगा, ये घोषणा की जाती है। इसके बाद 22 मार्च को इस घोषणे को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ठीक है। बिहार प्रांत का जो विधिवत उद्घाटन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस याद रखना जो विधिवत उद्घाटन हुआ था वो 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, ठीक है। याद रखने वाली सिर्फ बात इतना है कि दिल्ली दरबार घोषणा में 12 दिसंबर को घोषणा कर दी गई थी कि बिहार को पृथक एक राज्य बनाया जाएगा। और 22 मार्च 1912 को रेगुलेट कर दिया गया था और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। आगे चले तो बिहार में जो है प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। तो प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में बिहार में कौन पद धारण किया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। आगे चले तो 1 अप्रैल
1937 यानी अप्रैल 1937 में जो मोहम्मद यूनुस हैं इन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया, और जबकि जो है जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह ने जो है अपना मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, आगे चलें तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं। तो प्रथम जो राज्यपाल हुए, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जय राम दौलत राम हुए, और साथ ही साथ जो है उस समय प्रथम जो मुख्यमंत्री बिहार के हुए वो श्री कृष्ण सिंह जी बने। ठीक है, आगे चलते हैं, बिहार में सन्यासी विद्रोह के विषय में देख लेते हैं। तो बिहार में जो सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें मजनू शाह, देवी चौधरानी और रामानंद गोसाई, ये जो है महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये जो बंगाल में हुआ था और बिहार में हुआ था। तो ये कुछ क्षेत्र थे। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो 1770 की बात करें तो जो केंद्र था, ठीक है, वो पूर्णिया ज़िला था, याद रखना। तो 1770 के दशक में जो पूर्णिया ज़िला था वो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बिहार के महिलाओं का योगदान देख लेते हैं कि महिलाओं का योगदान कैसा बिहार में रहा है। तो लोकनायक जयप्रकाश जो नारायण हैं, उनकी जो पत्नी थी, नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो श्रीमती प्रभावती देवी था। इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ अगर बात करें तो 26 जनवरी जो 1930 में, ठीक है, जो 26 जनवरी 1930 में क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी दौरान जो है कुछ, जैसे कि इसमें जो सहभागी थी, जो उसका नेतृत्व किया, उसमें कुछ महिलाएं थी, जैसे श्रीमती राजवंशी देवी, ये कौन था, ये डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, और चंद्रावती देवी थी, और कुछ महिलाएं थी। इनको इसके विरोध में जो है गिरफ्तार भी कर लिया जाता। तो इनका भी योगदान रहा है। तो श्रीमती राजवंशी देवी का नाम आप जरूर याद रखना। आगे चलें तो 9 अगस्त 1942 को जो है पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, ठीक है, जिनका नाम था भगवती देवी। इनके नेतृत्व में जो है महिलाओं का एक विशाल जुलूस निकाला गया। तो क्वेश्चन इतना याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी वो भगवती देवी थी। ठीक है, आगे चलें तो कुछ अदर क्वेश्चन के बारे में। तो बाबा ठाकुर दास ने 1906 और 7 के बीच में पटना में क्या किया था, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे चलें तो बिहार में प्रादेशिक जो सम्मेलन है, इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी वो 12 से 13 अप्रैल 1908 ईस्वी में पटना में जो है अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की बैठक की बात की गई तो पटना में हुआ। ठीक है, आगे चले तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की जो प्रथम बैठक हुई वो 12 से 13 अप्रैल 1908 को जो है पटना में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किया था इमाम अली ने, यानी अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता किया था। और जो द्वितीय बैठक होता है वो भागलपुर में होता है और 1909 में। तो प्रथम याद रखना, प्रथम पूछा जाता है अध्यक्षता किसने की थी, तो अली इमाम ने की थी। आगे चलें तो 1920 ईस्वी में जो है मौलाना मजहरुल हक हैं, इन्होंने जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, कब की, तो 1920 में की, मौलाना मजहरुल हक ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, इनके द्वारा 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार ये। आगे चलते हैं, पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है स्थापना होती है 1934 में होती है। मधु श्रावणी जो पर्व है विशेष रूप से विंध्याचल में मनाया जाता है। जटिन लोक नृत्य जो है ये बिहार में ही प्रसिद्ध है। आगे चलें तो दशरथ मांझी को आप जानते ही हैं, ये कहाँ के थे, गया जिले के, और ये गहलोर क्षेत्र से थे, और इन्होंने माउंटेन मैन के नाम से भी जाना था। आपको पता ही होगा कि पहाड़ियों को काटकर इन्होंने सड़क का निर्माण। हम बिहार का भूगोल स्टार्ट करने से पहले एक मैपिंग के माध्यम से हम देख लेंगे कि बिहार के इतिहास के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो एक मैपिंग के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।